नमस्कार मित्रों, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। मित्रों, हम लोग जो है लास्ट पीरियड में मई और जून महीने का करंट अफेयर्स कवर किए थे और मई जून महीने का करंट अफेयर्स सभी सेक्टर्स का समाप्त हो चुका था आप सबका। अब उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम आते हैं अप्रैल 2021। अप्रैल महीने में क्या कुछ एक्टिविटीज़ हुई उसको हम लोग आज स्टडी करते हैं। तो आइए आप सभी लोग लगभग 3 महीने पीछे चलें, मतलब टाइम पीरियड को 3 महीने बैक कर दिया जाए और उस स्थिति में उस पोजीशन में जो है हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि देश और दुनिया में क्या कुछ एक्टिविटीज़ हुई। तो आइए अप्रैल मंथ का करंट अफेयर शुरू किया जाए। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, हम पहले ही क्लास में बता चुके थे कि करंट अफेयर्स का जो है सेक्टर वाइज डिवाइडेशन है, नेशनल, इंटरनेशनल, उसके बाद इकोनॉमी, कमर्शियल, स्पोर्ट, अवार्ड, पर्सनालिटीज, साइंस टेक आदि आदि जो है। तो हम अप्रैल महीने का क्योंकि मई जून हम लोगों का पहले ही हो चुका है जो है, इसके सारे वीडियो जो है आप लोगों के पास सुरक्षित होंगे जो है, उसे देखिएगा। अब अप्रैल महीने में हम लोग आते हैं। तो अप्रैल में जो है पहला पोर्शन हम लोगों का करंट अफेयर्स का राष्ट्रीय घटनाक्रम, नेशनल एक्टिविटीज। तो चलिए हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया की बाउंड्री के अंदर या इंडिया से रिलेटेड अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई। आइए एक नज़र उन पर डालते हैं। पहला है नक्सल। यहाँ पर जो है ये इस पॉइंट पर रखा गया है। इतने पॉइंट्स जो है नेशनल स्तर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग टेकअप करके आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपका नक्सलवादी आंदोलन जो है आप सभी लोग जानते होंगे, जो है सुने होंगे। ये हिंसात्मक आंदोलन है और अब हाल ही में, मतलब हम लोग अप्रैल में चल रहे हैं, अप्रैल की घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं। तो हाल ही में जो है जब कहा जाए तो यहाँ संदर्भ आप लोग जो है रेफरेंस अप्रैल से लीजिएगा, अप्रैल महीने से। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो है नक्सलियों के हमले में सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद हो गए। ये विध्वंसक घटना हुई नक्सलियों के द्वारा। तो नक्सली आंदोलन से प्रभावित स्टेट हैं लगभग छत्तीसगढ़, प्रमुख रूप से जो है झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्रा जो है, ये प्रमुख जो है स्टेट्स हैं जो कि नक्सली आंदोलन से प्रभावित हैं पूरी तरीके से। और हमारा यूपी भी जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जो है, ये पूरा बेल्ट भी जो है यहाँ पर भी नक्सली वारदातें जो है हुआ करती हैं। तो सवाल यहाँ पर है कि नक्सली आंदोलन क्या है, नक्सलवाद क्या है जो है। तो यदि हम हिस्ट्री में चलते हैं, इस आंदोलन के शुरुआत में जाते हैं, जो है बीजारोपण में इसके जाते हैं, तो पाते हैं पश्चिम बंगाल का एक नक्सलवाड़ी गांव था। पश्चिम बंगाल का नक्सलवाड़ी गांव था। वहाँ पर जो है भूमिहीन मजदूर कृषक ने जो है अपने ज़मीन के अधिकार के लिए जो है जमींदारों से संघर्ष शुरू किया, जमींदारों के प्रति विद्रोह शुरू किया।
क्योंकि पहले जो है ज़मीन पर ज़मींदारों का ही शासन होता था, कुलीनों का ही अधिकार होता था ज़मीन पर जो है, और कामगार लोग, श्रमिक लोग, मजदूर लोग जो है उनकी खेती करते थे, और भरण पोषण के लिए जो है ज़मींदार लोग इनको भी कुछ दे देते थे। तो एक प्रकार से शोषणवादी व्यवस्था चली थी, सामंतवादी जमींदारी व्यवस्था जो है शोषण मूलक व्यवस्था थी। यहाँ पर ज़मीन का मालिकाना हक किसी और का था, और मेहनत उस पर जो है कोई और करता था। तो सब कुछ जो है ज़मींदारों भूपतियों का होता था, और भूमिहीन जो है कृषक मजदूर केवल श्रम करते थे, श्रम करके उत्पादन करते थे, और मलाई जो है दूसरे लोग खाते थे। तो इसके विरुद्ध कुछ जागरूकता वहाँ पर आई। 1967 की बात है, पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में जो है कुछ कृषकों ने, भूमिहीनों ने जो है भूमि के अधिकार को लेकर संघर्ष किया। उनका कहना यह था कि जो खेत में काम करे, खेत उसी का है, अधिकार उसी का है खेत पर जो है। मतलब हम जो है खेत में काम कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो खेत पर मालिकाना हक भी हमारा ही होना चाहिए। तो 1967 में जो है इस तरीके से जो है वहाँ से आंदोलन शुरू हुआ। ये मार्क्सवाद से प्रभावित था। इसके बाद में जो है नेता आए, चारू मजमूदार जो है कान्हू सान्याल प्रमुख नेता हुए। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित थे जो है, और इन लोगों के नेतृत्व में जो है आंदोलन आगे बढ़ा। धीरे धीरे जो है स्नेह बहुत सारे नेता आते गए जो है, प्रमुख नेता, और आंदोलन का संचालन किया जो है। आंदोलन को विचारधारा दी, और यह आंदोलन स्नेह करते करते जो है उग्र रूप में डेवलप हुआ। और आज स्थिति काफ़ी खराब है, क्योंकि ये मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार इनका मानना है कि जो शासन सत्ता है, या ज़मीन पर जो है सारी संसाधनों पर शासन सत्ता पर अधिकार कुलीन वर्गों का है, पूंजीपतियों का है, और मजदूर वर्ग, कामगार वर्ग, श्रमिक वर्ग का केवल शोषण होता है। तो इसलिए हमें अपने अधिकार, मजदूरों को अपने अधिकार प्राप्त करने हैं, और ये अधिकार किस प्रकार से प्राप्त करने हैं? हिंसात्मक आंदोलन द्वारा, हिंसा के द्वारा। जैसा मार्क्स ने बहुत पहले कहा था जो है, मार्क्स ने भी कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए केवल हाथ में जकड़ी हुई बेड़ियां हैं, और पाने के लिए पूरा संसार है। मतलब हथियार लेकर के, हथियार कुल्हाड़ी लेकर के पूंजीपतियों का अंत कर दो जो है। हिंसक क्रांति का आह्वान किया था। तो उसी रास्ते पर चलने वाले माओ से तुंग आए जो है। तो इन लोगों की धारणा ये है, मतलब विचारधारा, कि पूंजीपत जमींदार जो है भूपति लोगों का, कुलीन वर्गों का जो समाज के होते हैं, उनका सारे ही संसाधनों पर अधिकार होता है, और नीचे तबके की जनता, श्रमिक, पूंजीपत, श्रमिक, भूमिहीन, कामगार, कृषक जो है, इनका शोषण कुलीन वर्ग करते हैं, शासन सत्ता में स्थापित लोग करते हैं। तो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए शासन सत्ता के प्रति वहीं से ये विद्रोह शुरू किए जो है नक्सलवाड़ी से, और ये स्नेह आगे बढ़ता गया, हिंसक रूप धारण करता गया, क्योंकि हिंसा ही इनका मोह था जो है। मतलब अन्य विनय नियमावली से नहीं, हिंसात्मक क्रांति करके आंदोलन को बढ़ाया जाए। तो आजकल जो है इनका मुख्य हथियार बारूदी सुरंगें बिछा देते हैं जो है जंगलों में, जहाँ पर मतलब या जंगल के किनारे जहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन होता है, मिलिट्री जाती है, सुरक्षा बल जाते हैं जो है, बारूदी सुरंगें बिछा करके जो है एकाएक विस्फोट कर देते हैं। तो वही घटना जो है बीजापुर में हुई हाल ही में, और जिसमें सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद हो गए। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सेशल्स जो है अफ्रीकी देश है, अफ्रीका का छोटा सा द्वीप सेशल्स द्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में जो है, और ये अफ्रीका का सबसे छोटा द्वीप है। इसकी राजधानी जो है विक्टोरिया है। यहाँ क्या बात हुई प्रमुख जो है, जो फेमस है, ये इंडिया से रिलेटेड है। सेशल्स 100 करोड़ की गश्ती नौका, 100 करोड़ की गश्ती नौका जो है
इंडिया सेशल्स को भेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ की गश्ती नौका सेशल्स को भेंट किया है। इसकी राजधानी विक्टोरिया है। दूसरी बात, सेशल्स में जो है न्यायालय मजिस्ट्रेट न्यायालय भवन नया भवन बन रहा है, वो भारत की सहायता से बन रहा है। तो सेशल्स का जो है न्यायालय भवन भारत की सहायता से बन रहा है। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा है पाइथन 5। पाइथन 5 ये मिसाइल है। पाइथन 5 क्या है? पाइथन 5 मिसाइल है। मिसाइल मतलब जिससे वारहेड ले जाए जाते हैं, गोला बारूद बम है लक्ष्य पर छोड़ने के लिए। तो पाइथन एयर टू एयर मिसाइल है। पाइथन एयर टू एयर मिसाइल है। ये क्यों चर्चा में आया जो है तेजस स्वदेशी जो है हल्के लड़ाकू विमान तेजस जो है तेजस पर क्वेश्चन भी आए हैं। स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है इंडिया का? तो वो तेजस है। तो तेजस से इसे लॉन्च किया गया, तेजस पर से छोड़ा गया पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल जो है, और ये अपने लक्ष्य को भेज दिया जो है। पाइथन 5 मीन्स 5वीं पीढ़ी की मिसाइल जो है। तो पाइथन 5 इस पर जो है लॉन्च किया गया, मतलब इस पर स्थापित किया जाएगा। तो ये परीक्षण हुआ जो है हल्के लड़ाकू स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर जो है तेजस पर स्टेब्लिश करके पाइथन 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये एयर टू एयर मिसाइल है। पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल है जिसका हाल ही में इंडिया ने परीक्षण किया है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट नेशनल में सार्थक। सार्थक जो है एक प्रकार की कार्य योजना है। सार्थक एक प्रकार की कार्य योजना है। आप लोग अवगत होंगे कि लास्ट ईयर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज की रिपोर्ट आई है, मतलब इंडिया में लागू करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 जो है पब्लिश हुई है। तो उसमें शिक्षा में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को प्रदान करने के लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रावधान हैं, इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं। तो उन बिंदुओं को जो है उन प्रावधानों को कार्य रूप में कैसे लाया जाए, व्यवहार मतलब धरातल पर जो है कैसे उतारा जाए, उसका व्यवहारिक प्रयोग कैसे किया जाए, व्यवहार में कैसे जो है उसे अप्लाई किया जाए जो है एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधानों को। तो इसके लिए जो है हाल ही में योजना निर्मित की गई है सार्थक कार्य योजना, सार्थक कार्यान्वयन योजना है। तो इसका उद्घाटन निशंक जी ने किया है, तत्कालीन शिक्षा मंत्री। आप लोगों को मालूम ही है कि इस समय जो है वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय किया गया है। और कुछ समय पहले तक रमेश पोखरियाल निशंक जी जो है शिक्षा मंत्री थे, लेकिन विगत मंत्रिमंडल विस्तार में अब वो शिक्षा मंत्री नहीं। तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री निशंक जी द्वारा कार्यान्वयन योजना का उद्घाटन किया गया। ये क्या है, मतलब क्वेश्चन यही आ सकता है कि सार्थक क्या है। तो सार्थक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को धरातल पर लाने के लिए जो है लागू करने के लिए एक योजना है, रोड मैप है कैसे लागू किया जाए। मानव युक्त गगनयान, मानव युक्त गगनयान जो है एक अंतरिक्ष यान, मानव युक्त अंतरिक्ष यान भारत की भेजने की योजना है। ये पहले भेजा जाना था लेकिन कोविड के कारण जो है डिले हुआ, और आशा की जाती है कि जनवरी 22 तक जबकि भारत अपना 75वां स्वाधीनता दिवस 75वां देश अपना 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहा होगा, उसी समय जो है संभवतः तैयारी हो जाए और मानव युक्त गगनयान को भेजा जाए जो है अंतरिक्ष में। तो मानव युक्त गगनयान और इसमें सहयोग के लिए कौन सा देश सहयोग कर रहा है? फ्रांस जो है फ्रांस इसरो का सहयोग कर रहा है, वहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी।
तो मानव युक्त गगनयान जनवरी 22 में भेजा जा सकता है, ये घोषणा की गई है, तैयारी चल रही है। और इसके लिए कौन सा देश इंडिया की सहायता कर रहा है? फ्रांस। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गगनयान के लिए जो है भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये फ्रांस इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मतलब आएगा तो नहीं, लेकिन जानकारी के लिए फैक्ट रूप में समझ लीजिए आप सब जो है। सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री, सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यूरी गैगरिन, रूस के जो है रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन 1969 को जो है अंतरिक्ष में कदम रखे थे, अंतरिक्ष में गए थे। इसके बाद अपने इंडिया के 1984 में जो है राकेश शर्मा जी, 1984 में जो है इंडिया के राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हुए। तो ये दोनों फैक्ट हैं। अब हम लोग चलते हैं सोलर स्पेस मिशन। सोलर स्पेस मिशन तो इंडिया की ये योजना है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए सूर्य और उसके अगल बगल की परिस्थिति जो है पृथ्वी से सूर्य के बीच का अध्ययन और जो है सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक स्पेस मिशन जो है भेजा जाएगा इंडिया द्वारा। उसकी तैयारी चल रही है जो है। तो आदित्य L1 को उपग्रह होगा, आदित्य L1 नाम का जो है, और इसे भी 2022 में भेजने की योजना है जो है आदित्य L1। तो आदित्य L1 उपग्रह है जो है, तो उससे जो आंकड़े भेजे जाएंगे सूर्य के वातावरण का जो है, सूर्य का अध्ययन या उसके चारों तरफ की स्थिति परिस्थिति का अध्ययन, कैसा एटमॉस्फेयर है और क्या क्या है जो है वहाँ पर, कैसा कंडीशन है। तो सूर्य का और सूर्य के परितः चारों तरफ का अध्ययन करने के लिए 2022 में जो है सोलर स्पेस मिशन लॉन्च किया जाएगा और वो आदित्य L1 उपग्रह होगा। तो जो आंकड़े प्रेषित करेगा जो है, तो उसका विश्लेषण करने के लिए जो है एक सपोर्ट सेल का गठन किया गया है। ये हल्द्वानी उत्तराखंड में, इसे जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हल्द्वानी उत्तराखंड में ये आदित्य L1 सपोर्ट सेल मीन्स जो आदित्य उपग्रह जो है लॉन्च किया जाएगा सोलर सिस्टम के लिए, उसके जो आंकड़े आएंगे जो है, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए उसका कैसे उपयोग किया जाए जो है, ये हल्द्वानी उत्तराखंड में जो है आदित्य L1 सपोर्ट सेल का गठन किया गया है। और इसमें सहायक कौन है? इसरो प्लस एरी की सहायता से जो है ये सपोर्ट सेल जो है कार्य करेगा। इसरो तो जानते ही हैं आप लोग। एरी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेटरी साइंसेस, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेटरी साइंसेस। तो ये आंकड़ों का संश्लेषण होगा जो आदित्य L1 भेजेगा। तो आदित्य L1 सपोर्ट सेल ये हल्द्वानी उत्तराखंड। और ये जो फ्रांस वाला बताया गया है गगनयान, ये ध्यान रखिएगा, फ्रांस जो है उसमें प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा गगनयान के लिए भारत के वैज्ञानिकों को, और बहुत सारे उपकरण, मशीनरी, साजो सामान आदि का भारत के साथ साझा करेगा गगनयान के रेफरेंस में। तो यहाँ पर फ्रांस जो है गगनयान के संदर्भ में फ्रांस याद रखिएगा। और ये सोलर स्पेस मिशन, इसका सपोर्ट सेल जो है आदित्य L1 सपोर्ट सेल हल्द्वानी उत्तराखंड में। एक इसकी सहायता से, मतलब इसमें कौन पार्टिसिपेट है? इसरो और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेटरी साइंसेस। अगला हम लोगों का फैक्ट इंपॉर्टेंट है ई पंचायत मीन्स जो है इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल जो है, और पंचायत मतलब समझते हैं आपका ग्राम पंचायत,
क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। तो पंचायत राज दिवस, भारत में पंचायत राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये पंचायती राज अधिनियम 1993 से रिलेटेड है, क्योंकि इसी दिन जो है ये पारित हुआ पंचायत राज अधिनियम जो है। नवी 11वीं सूची जो है, और नगर पालिका से संबंधित जो है अधिनियम 12वीं अनुसूची है। तो 24 अप्रैल 1993, तो 24 अप्रैल को इसलिए प्रतिवर्ष जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो हाल ही में, और इसमें जो है हर पंचायती राज दिवस को उत्कृष्ट पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। तो इस बार ई पंचायत मतलब पंचायतों को सशक्तिकरण के लिए जो है, पंचायत के सशक्तिकरण के लिए जो है ये ई का जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंटरनेट का जो है कितना प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये ज़माना जो है इंटरनेट का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है। जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है वो अपने को निरक्षर समझेगा। छोटे छोटे बच्चे जो है कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो डिजिटल का युग है जो है, तो सारे काम जो है, बहुत सारे काम डिजिटल से हो रहे हैं, और भविष्य में जो है पेपरलेस सारे आंकड़े जो है, सारा संश्लेषण विश्लेषण पेपरलेस हो जाएगा जो है। तो वही उसी रेफरेंस में जो है पंचायतों का जो है कितना उपयोग डिजिटल का किया जा रहा है, डिजिटल मीडियम का डिजिटली कितना प्रयोग किया जा रहा है पंचायतों में, पंचायतों को सशक्तिकरण में पंचायत के कितने क्रियाकलाप जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल द्वारा किए जा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में जो है ये पंचायत पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट नंबर पर आया ई पंचायत में जो है। इसके बाद ये राजस्थान फिर थर्ड नंबर में एमपी है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी। और इसमें बहुत कुछ कैटेगरियां हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो ये कैटेगरी 1 की बात हो रही है, जिसमें ये इम्पॉर्टेंट यही है यूपी, राजस्थान, एमपी ई पंचायत पुरस्कार यूपी ने। और 24 अप्रैल को ही गांव मतलब पंचायत से रिलेटेड है, ग्राम पंचायत जो है, और शहरी जो है शहर कस्बे जो है वो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत से रिलेटेड है। तो ई पंचायत 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है, तो इसमें ई पंचायत पुरस्कार दिया गया, जिसमें अपना जो है यूपी फर्स्ट आया जो है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक और योजना चलाई इस दिन जो है स्वामित्व योजना। जैसे आप सब जानते हैं कि इस समय खेत बाड़ी का, खेती की ज़मीन जो है उसका चिन्हांकन होता है, उस मतलब कागज़ पत्र में उसकी खतौनी होती है, खसरा खतौनी जो है वो कागज़ पत्र में दर्ज रहता है, उसकी चौहद्दी, गाटा संख्या, आवियात क्या जिसके नाम से है। लेकिन गांव में जो आवासीय भूमि है, जिस पर मकान बने हैं जो है, उसकी कोई खसरा खतौनी अब तक सामान्यतः नहीं रहती है। वैसे व्यवहारिक रूप में ये हमारा घर है, ये तुम्हारी ज़मीन है, ये तुम्हारा घर है, वहाँ घर बनवा करके रहते हैं। इससे जो है आए दिन विवाद होते रहते हैं गाँव में, ये इतना हमारी ज़मीन है, ये हमारी नाली इधर से जाएगी जो है, हमारी दीवार यहाँ से खड़ी होगी, तो उसका कोई चिन्हांकन नहीं है, कोई खसरा खतौनी नहीं है, आम पेपर कुछ भी नहीं रहता है जो है, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो 24 अप्रैल ये स्वामित्व योजना जो है पीएम ने चलाया, इसके लिए कि जो घर हैं, गांव में घर है, घरौनी जिसे कहते हैं, उसका भी जो है लेखा जोखा होगा पेपर पर जो है, तो पूरा चिन्हांकन हुआ, खतौनी कही जाती है। और 24 अप्रैल को जो है प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली बहुत से लोगों को घरौनी, घर की खतौनी जो है वितरित किया। तो पूरे देश में जो है एक योजना है जो है कि घर की खतौनी निर्मित की जाए, जो है उसकी लिखा पढ़ी हो, कौन की हो, और वो जिसकी घर है उसकी संपत्ति मानी जाएगी, जो है उसकी संपत्ति मानी जाएगी, और उस पर क्रेडिट के रूप में बहुत सारी सुविधाएं भी मिल सकती हैं, लोन भी लिया जा सकेगा उस पर, ऐसा विचार है, ऐसी योजना है। तो ध्यान रखिएगा, ये
स्वामित्व योजना किससे रिलेटेड है ये पूछा जा सकता है। तो घरौनी, घर जो गाँव में घर है जो है उसकी खसरा खतौनी मतलब लिखा पढ़ी से रिलेटेड। टीका उत्सव, आगे फैक्ट है इंपॉर्टेंट, नेशनल लेवल राष्ट्रीय परिदृश्य में टीका उत्सव 11 से 14 अप्रैल, विगत 11 से 14 अप्रैल जो है टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कोविड-19 के रेफरेंस में जो है टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अधिकाधिक लोग जो है वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि इसका एकमात्र निदान जो है सावधानियां और वैक्सीन है। तो भारत तीव्र गति से जो है वैक्सीनेशन करवा रहा है, मतलब दुनिया का आज पहला यह ऐसा देश हो गया है जो बहुत तीव्र गति से वैक्सीनेशन कर रहा है। लगभग 39 आज तक जो है 39 करोड़ लोग जो है फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज दिया जा चुका है। और पूरे देश में अपना यूपी जो है, यूपी स्टेट जो है सभी राज्यों में अग्रणी है वैक्सीनेशन के मामले में। तो टीका उत्सव वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कोविड-19 में जो है क्या मनाया गया देश भर में, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 11 से 14 अप्रैल को जो है टीका उत्सव मनाया गया। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती। तो 11 से 14 अप्रैल इलेक्शन के संबंध में क्या गतिविधियां हुई जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग आर्टिकल 324, चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में है जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें इलेक्शन कमीशन के फॉर्मेशन के बारे में प्रावधान निर्धारित किए गए। तो देश में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त का पद है, और राष्ट्रपति जितनी आवश्यकता समझे अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या घटना घटी जो है इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में हाल ही में। तो सुशील चंद्रा जी जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। इनके पहले कौन थे, सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा जी के रिटायरमेंट के बाद हाल ही में सुशील चंद्रा जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त सेंट्रल लेवल पर जो है क्या काम है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषदों का चुनाव संपन्न कराना, उसकी व्यवस्था कराना, चुनाव पूरी तरीके से संपादन, निरीक्षण, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग सब कुछ करना जो है आम चुनाव की, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और ये असेंबली के सेंट्रल स्तर पर और स्टेट पर, ये आर्टिकल 324 में संविधान में है। तो हाल ही में जो है सुशील चंद्रा जी, इस समय जो है इलेक्शन आयोग, इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय है, एक मुख्य चुनाव आयोग सुशील चंद्रा जी, उसके बाद 2 अन्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप कुमार जी जो है। तो ये 3 सदस्य, जिसमें याद रखिएगा कि हाल ही में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त उन्होंने सुशील चंद्रा जी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष जो है या 66 ही है, 65 की है। अन्नपूर्णा, एक अन्नपूर्णा जो है ये इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में क्या घटना घटित हुई है अन्नपूर्णा से, तो अन्नपूर्णा मीन्स यहाँ जो है अन्नपूर्णा चोटी, अन्नपूर्णा पर्वत चोटी। तो ये क्यों जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि भारत की प्रियंका मोहिते हाल ही में जो है भारत की, अपने इंडिया की जो है प्रियंका मोहिते भारत की पहली ऐसी महिला है जो अन्नपूर्णा पर जो है विजय प्राप्त की है, अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने में जो है सफलता प्राप्त की है। इसके पहले पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि कामी रीता जो है एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर जो है 25वीं बार विजय प्राप्त की थी।
चढ़ाई पर 25वीं बार जो है उस पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की थी। 25 संख्या बहुत अधिक है। और ये एक ही महीने में 2019 में एक ही महीने में 2 बार एवरेस्ट विजेता रहे थे। ये सब फैक्ट आपको लास्ट जो है पीरियड्स में पढ़ाए गए हैं, मई जून के। और ये अप्रैल से रिलेटेड परिघटना है कि माउंट अन्नपूर्णा जो है दुनिया की नंबर 10 की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की नंबर 10 की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा ध्यान रखिएगा आप सब कि ये नेपाल देश में है, पड़ोसी देश नेपाल की चोटी है माउंट अन्नपूर्णा। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। 1953 में एवरेस्ट विजेता तेनसिंग हिलेरी, एलमंट हेरेले और शेरपा तेनसिंग जो है नेपाल और न्यूजीलैंड। तो ये 1953 में फर्स्ट फतह हुई थी एवरेस्ट की जो है, याद रखिएगा। और अमेरिका जो है 25वीं बार जो है चढ़ाई की है। और अन्नपूर्णा से रिलेटेड क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट हाल ही में हुआ है, तो प्रियंका मोहिते अपने देश की जो है पहली महिला हैं जो अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ाई की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देश में आम चुनाव हुए हाल ही में जो है देश में 5 स्टेट में आम चुनाव हुए। ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया गया है। तो कौन कौन से स्टेट हैं? आसाम है, इसके बाद पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरला। सबके चीफ मिनिस्टर्स के नाम भी बता दिए गए हैं। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये आ जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो है इलेक्शन काफ़ी इंटरेस्टेड रहा शुरू से ही जो है। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जब मतलब घोषणा हुई चुनाव की, तभी से जो है कई चरणों में जो है 7 चरणों में पश्चिम बंगाल का इलेक्शन रखा गया, तभी से विवाद है। और पश्चिम बंगाल जो है 2 पार्टियों के बीच जो है सत्ता की लड़ाई काफ़ी खींचतान भरी है। तो वहाँ के चुनाव परिणाम इम्पॉर्टेंट है। कौन सत्ता में आया, कौन सी पार्टी बनी जो है ममता बनर्जी ने वहाँ मुख्यमंत्री हैं, ये सब बताया गया है। ये पूछ सकता है आप लोगों से कि संख्या कितनी है जो है पार्टी जो है विधायकों की संख्या। तो 294 मतलब टोटल सीटें जो है विधानसभा में 294 थी, इलेक्शन हुआ जो है 292 पर। और ये टीएमसी तमिल मामला कांग्रेस जो है ममता जी की पार्टी 213 और बीजेपी 77 पर। 213 जो है स्थान टीएमसी को और 77 स्थान बीजेपी को प्राप्त हुआ है, शेष अन्य जो है को प्राप्त हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है जो है, क्योंकि यहाँ काफ़ी इंटरेस्टेड था, दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी खींचतान जो है, हिंसात्मक घटनाएं भी हुई जो है और एक दूसरे के प्रति काफ़ी आरोप प्रत्यारोप हुए जो है। तो यहाँ पर सीटें इस पार्टी के दोनों की कितनी सीटें हैं ये याद करके जाइएगा। अब हम लोग चलते हैं अनामय पीरामल, अनामय योजना। एक अनामय योजना इम्पॉर्टेंट है, ये हाल ही में चलाया गया है। ये जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड है, ये जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है। तो स्वास्थ्य और पोषण, जनजातीय लोगों में स्वास्थ्य और पोषण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए जो है एक योजना चलाई गई है। और इसका उद्घाटन जो है ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी और अर्जुन मुंडा जी, डॉक्टर हर्षवर्धन तत्कालीन, अब तो नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री थे, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, और अर्जुन मुंडा जो है ट्राइबल अफेयर्स जो है जनजातीय मामलों से संबंधित केंद्रीय मंत्री हैं। तो दोनों लोगों ने मिल करके यह योजना लॉन्च किया, अनामय योजना जो है।
जो जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लागू की गई है, ये योजना आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। तो इसमें क्या है, जनजातीय लोगों में ये स्वास्थ्य में सुधार के लिए विभिन्न एजेंसियां तरह तरह के कार्यक्रम चलाती हैं, तरह तरह की योजनाएं चलाती हैं। तो इसमें जो है देश भर में जितने भी जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो है, पोषण के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सबको एक मंच पर जो है कंपाइल कर दिया गया है, एक मंच पर लाया गया है, जिससे आसानी से जो है सारी योजनाओं के बारे में जो है जनता, जनजातीय जनता जो है जानकारी प्राप्त कर सके कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं और हमारे स्वास्थ्य और पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। बहुत सारी जो है उसमें बातें, तरीके बताए जाएंगे। तो ये अनामय योजना है, ध्यान रखिएगा। यही पूछ सकता है कि अनामय योजना जो है किससे रिलेटेड है। तो जनजातीय लोगों के लिए जो है, जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए जो है केंद्रीय स्तर पर अनामय योजना आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य जो है स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं सभी को एक मंच पर ला देना है, लाना। और इसमें सहयोगी कौन है? पीरामल फाउंडेशन और ये बिल एवं मिलिंडा गेट्स, मिलिंडा एवं बिल गेट्स, बिल मिलिंडा गेट्स ये फाउंडेशन है, बहुत सारे कल्याणकारी कार्य करती है। बिल गेट्स, तो ये पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है इसमें हेल्प कर रहे हैं टेक्निकली रूप से। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है डिस्कस जो की गई हैं। अभी ये ध्यान रखिएगा कि ये नेशनल स्तर पर जितने भी इवेंट जो है अप्रैल माह में घटित नहीं हुए हैं और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एक्ट हैं जो है जिन्हें कि अगले पीरियड में आपको उन सबसे अवगत कराया जाएगा। दूसरा पॉइंट आगे चलते हैं। तो अगला नेक्स्ट जो है नेशनल स्तर पर, तो अभी हाल ही में कौन सा रेलवे जोन पूर्ण विद्युतीकृत हुआ है? मतलब एक ऐसा रेलवे जोन है देश में जो कि पूर्ण विद्युतीकृत घोषित हो गया है, पूर्ण विद्युतीकृत हो गया है। जितनी भी ट्रेनें जो है उस क्षेत्र में चलेंगी वो विद्युत से ही चलेंगी। तो इसका मीन्स पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से, पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से हर एक टेक्नोलॉजी की बढ़ावा देने की दृष्टि से जो है विद्युत से ट्रेनें चलाने पर का प्रयास किया जा रहा है। तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जिसका कि मुख्यालय जबलपुर में है, ये पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन चुका है। ये इसकी घोषणा हो चुकी है जो है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम मध्य रेलवे और 2024 तक जो है ये टारगेट रखा गया है रेलवे द्वारा कि हम अपने सभी जोनों को जो है पूर्ण विद्युतीकृत कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि 2024 तक जो है अपने सभी रेलवे जोन को केंद्रीकृत कर देंगे, विद्युतीकृत कर देंगे। दूसरी इसी संदर्भ में जो है परिवहन यातायात से जो है रिलेटेड क्या फैक्ट है? इंडिया बहुत तीव्र गति से जो है सड़कें बना रहा है, हाईवे जो है बहुत तीव्र गति से बनाए जा रहे हैं। तो रोड बनाने की कैपेसिटी जो है, इंडिया की रोड बनाने की कैपेसिटी, हाईवेज बनाने की कैपेसिटी जो है हाल ही में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो है कितना पहुंच गई है? एवरेज ईयर में जो है 37 किलोमीटर पर डे, मतलब इंडिया जो है 37 किलोमीटर पर डे जो है हाईवेज बना रहा है। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 का आंकड़ा है, एवरेज जो है पूरे वर्ष, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। तो दुनिया में पर डे जो है सबसे अधिक रोड कंस्ट्रक्शन हाईवेज कौन बना रहा है? इंडिया बना रहा है। इसका ये कितने तक है? 37 किलोमीटर पर डे जो है विगत फाइनेंशियल ईयर में, और टारगेट रखा गया है 40 किलोमीटर
पर डे, 40 किलोमीटर पर डे का टारगेट है, जिसे अचीव कर लिए हैं जो है हम लोग, इंडिया ने अचीव कर लिया है 37 किलोमीटर पर डे जो है रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन। इसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्ट नेशनल लेवल पर शंख घोष। शंख घोष जो है आए हैं कि कहाँ के थे जो है शंख घोष कहाँ के थे, तो ये याद रखिएगा बांग्ला के, पश्चिम बंगाल के जो है शंख घोष थे जो है बांग्ला कवि और प्रख्यात बांग्ला कवि और साहित्यकार जो है समीक्षक रहे हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो ये प्रख्यात शीर्ष स्तर के जो है बांग्ला कवि, उपन्यासकार, समीक्षक, साहित्यकार रहे हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये याद रखिएगा, ये किस भाषा के जो है साहित्यकार थे, बांग्ला भाषा जो है। ये आ सकता है कि शंख घोष जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस भाषा के साहित्यकार थे, तो बांग्ला साहित्यकार, बंगाली भाषा के साहित्यकार थे। हाँ, एक फैक्ट और ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस देश के साथ सीमा शुल्क से रिलेटेड समझौता किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ सीमा शुल्क के संबंध में जो है किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो ये समझौता किया है ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। सीमा शुल्क जो है बॉर्डर पर जो है सामानों की आयात निर्यात से रिलेटेड होता है, कस्टम ड्यूटी, उस पर शुल्क लगाए जाते हैं। तो इन दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट किया है कि शुल्क क्या कैसे लगाया जाए, क्या प्रोसेस है जो है हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। और दूसरी बात, जो तस्करी होती है सामानों की बॉर्डर से जो है, उसके संबंध में भी जो है खुफिया रिपोर्ट एक दूसरे को साझा करेंगे। मतलब बॉर्डर जो है आयात निर्यात कस्टम ड्यूटी के संदर्भ में जो है आपसी सहयोग करेगी इंडिया और यूके जो है, इन दोनों ने एक समझौता किया है हाल ही में। तो याद रखिएगा, भारत ने जो है सीमा शुल्क से के संबंध में किस देश के साथ समझौता किया है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो है। तो किस देश के साथ समझौता किया है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। एसोसिएट अटॉर्नी जनरल एक जो है पर्सनालिटी है भारतीय मूल की जो है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो है एसोसिएट अटॉर्नी जनरल जो है कौन बनी है? वनिता गुप्ता जी, वनिता गुप्ता एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएस कौन बनी है? वनिता गुप्ता एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, संयुक्त राज्य अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल वनिता गुप्ता बनी है जो है, ये भारतीय मूल की है। एक बात जो है ध्यान दीजिएगा, आया है संदर्भ सेशल्स का। सेशल्स जो है, सेशल्स देश की चर्चा हुई है, तो वहाँ के राष्ट्रपति इस समय प्रेसिडेंट वहाँ के बेबल राम कलावन जी जो है, ये सेशल्स के राष्ट्रपति हैं। है ना नाम मजेदार, बेबल राम कलावन। इससे जो है इंडिया की खुशबू आ रही है, तो निश्चित ही जो है बेबल राम कलावन जी जो सेशल्स के जो है राष्ट्रपति हैं, वो अपने भारतीय मूल के हैं। जैसे अनिरुद्ध जगन्नाथ ये सब जो है प्रवासी हैं, भारतीय मूल के हैं जो है, उसी प्रकार से सेशल्स में भी इंडियंस लोग हैं और वहाँ के जो है वर्तमान प्रेसिडेंट बेबल राम कलावन जी अपने भारतीय मूल के हैं और उन्होंने समझौता किया है भारत से। उसके तहत जो है भारत ने मदद की है, न्यायालय भवन वहाँ का जो निर्मित हुआ है भारत की मदद से, और भारत ने 100 करोड़ की गश्ती नौका भी जो है सेशल्स को भेंट किया है एक मित्रता के रूप में, क्योंकि वो अपना ही मतलब अपने ही भारतीय मूल के हैं। कल्चर भी जो है कुछ इंडियन है वहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग
इंडियन वहाँ सेशल्स में निवास करते हैं प्रवासी के रूप में, जो बहुत पहले गिरमिटिया मजदूर आज के रूप में चले गए हैं। एक संदर्भ है जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट, चिल्का झील। चिल्का झील का नाम आया है चिल्का झील। तो यहाँ पर जो है कि चिल्का झील क्यों जो है हाल ही में प्रकाश में आया है, चर्चित है, क्योंकि डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है, जो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, डॉल्फिन जो है उसकी संख्या विगत वर्ष की तुलना में जो है 2 गुना हो गई है। चिल्का झील में जो है इतनी तीव्रता से जो है डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है चिल्का झील में। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, समुद्र की सबसे बड़ी समुद्री झील लैगून झील जो है चिल्का झील है, ये उड़ीसा में है। ये क्यों प्रकाश में आया है? क्योंकि यहाँ पर जो है डॉल्फिन की संख्या इस वर्ष जो है विगत वर्ष की तुलना में डबल हो गई है, 2 गुना हो गई है। तो मित्रों ये इतने सारे फैक्ट हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है जो इस पीरियड में टेकअप किए गए, ये नेशनल लेवल के राष्ट्रीय गतिविधि के हैं, नेशनल अफेयर से रिलेटेड हैं। और इसके बाद भी जो है नेशनल लेवल पर बहुत सारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी हॉट घटनाएँ हुई हैं, जो है इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिसको कल आप लोगों के समक्ष वीडियो द्वारा प्रेषित किया जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।